नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से का स्वागत है। दोस्तों हम लोग सीटेट सीडीपी के प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर रहे थे। उस क्रम में हम लोग पिछली वीडियो में दिसंबर 2019 के पेपर 1 को देखा था। आज की वीडियो में हम लोग दिसंबर 2019 के पेपर 2 के प्रश्नों को देखेंगे और उसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक प्रश्न को हम बनाते हैं। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न कह रहा है, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच बॉक्स साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन अभिविन्यास प्रारूप को व्यवस्था पर दर्शाता है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप ध्यान दें तो नूर कह रही है देखो तुम्हें अपना लंच बॉक्स शेयर करना चाहिए, क्यों? क्योंकि कल मैंने अपना शेयर किया था। तो इसी को तो कहते हैं लेन देन या आदान प्रदान। तो कभी आपको देखिए अगर कोहेलबर्ग के सिद्धांतों को अगर आप भूल जाए तो भी आप ऑप्शन से पकड़ सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये आदान प्रदान परंपरागत अवस्था को दर्शाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे देखें हम प्रश्न नंबर 2 को। क्या समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? मतलब ऐसे लिंग विविधि, मतलब जो लोग सोचते हैं सामान्यतः या जो लोग ऐसा करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? देखिए सिंपल सी बात है, आज हमारे समाज में लड़कियों को हर प्रकार से या हर क्षेत्र में कमज़ोर आंका जाता है या माना जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य अवधारणाओं में जेंडर रूढ़िवादिता है। बहुत बार आ चुका है एग्जाम में क्वेश्चन, हर बार आता है। तो जेंडर रूढ़िवादिता है मतलब ऐसा मान लेना कि लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं या लड़कियों के लिए खेल नहीं है। ये सब क्या है? ये सब है जेंडर रूढ़िवादिता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है समझते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसिक गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है, मतलब किस लिए उठाया जा रहा है? अभी पिछली वीडियो मैंने पिछले क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि लड़कियों को कम आंका जा रहा है। जरा आप क्वेश्चन को देखिए, ये कह रहा है कि इसमें पिता को ऐसा बताया जाएगा कहानी में कि वो घर के काम करते हैं और माता बाहरी गतिविधियों में पार्टिसिपेट करती हैं या वो जैसे कर दिया ऑफिस में काम करती हैं। ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये एक तरह से इसलिए किया जा रहा है ताकि लड़के लड़कियों में भेदभाव कम हो या रूढ़िवादिता को कम किया जा सके। तो पहला ऑप्शन है जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है, बिल्कुल नहीं। दूसरा ऑप्शन है आपका जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है, बिल्कुल सही बात है। ऐसा करने से बालक और बालिकाओं के दिमाग में ये आएगा कि हाँ महिलाएं भी या लड़कियां भी बाहर काम कर सकती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। थर्ड की बात करें तो स्थिरता को प्रोत्साहन, गलत बात है। विभेदीकरण को बढ़ाता है, गलत बात है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो उसे क्या कहते हैं? देखिए सिंपल सी बात है, जब बच्चा अपने से बड़े से सीखता है तो उसको हम कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आपको फंसा दिया इसने। ये कह दिया कि वर्तमान स्तर को सहयोग के द्वारा विस्तारित करता है, ठीक है, थोड़ा सा सहयोग दे रहा है। तो सहयोग को देना हम लोग क्या कहते हैं? स्कैफ फोल्डिंग। स्कैफ फोल्डिंग यानी कि ढांचा या पाड़, सहारा देना, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर वो सहयोग ना लिखा होता, केवल इतना लिख देता कि बच्चा अपने समवयस्क या अपने वयस्क से या अपने बड़े से सीखता है, तब होता समीप क्षेत्र का विकास सिद्धांत। लेकिन सहयोग की बात कर दे रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पाड़ा या स्कैफोल्डिंग। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। क्या कह रहा है समझते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क विकास किस अवधि में विकसित होता है? मतलब परिकल्पित किस अवस्था में बच्चा चीज़ों को सोच सोच के करता है, यानी कल्पना के रूप में कर सकता है। तो देखिए जो पहली संवेदी चालक अवस्था है, इस अवस्था में बच्चा केवल इंद्रियों से सीखता है। इंद्रियों से मतलब जैसे आँख, कान, नाक, त्वचा, इन सब से देख करके छू करके ही सीखता है। दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चा चीज़ों को प्रतीक के रूप में समझता है। जैसे वो सिक्का दिखेगा तो सिक्का मतलब रोएगा, चिल्लाएगा।
बिस्किट दिखेगा तो कहेगा हमें बिस्किट खाना है, मतलब वो पहचानता रहेगा कि हमने ये देखा हुआ है। मूर्त संक्रियात्मक की बात कहेंगे तो मूर्त में इसमें बच्चा चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देता है, तर्क करना शुरू कर देता है, लेकिन जो चीज़ें उसके सामने रहेंगी उसके अनुसार। वही ऑप्शन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पे बच्चा अपने से चीज़ों को अपने से बगैर देखे, बगैर सोचे, बगैर मतलब वो कभी देखा ना रहा तब भी केवल कल्पना के रूप में चीज़ों को समझता है या कल्पना के रूप में चीज़ों को बनाने का प्रयास करता है। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। परिकल्पित निगनात्मक तर्क कब शुरू होता है? ऑप्शन नंबर 4, यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जब बच्चा 11 से 18 वर्ष के बीच जाएगा तब। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6। लिखा डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना है। देखिए मैंने आपको बार बार बताया है, फिर क्वेश्चन आ गया आपसे, कह रहा है किसके अनुसार बच्चे सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में प्रभाव को समझते हैं। सीधा सीधा जब भी सामाजिक की बात करेगा और लय वाइगोत्स्की ही सही होंगे 100%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। मतलब पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है उसके अनुसार 6 से 8 का शिक्षक क्या करेगा या क्या करना चाहिए। पहला, तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित, गलत बात है। दूसरा, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, ये हो सकता है आपका, ठीक है, मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स लाइए जिसमें तर्क सहित बच्चे हल कर पाएँ। अगला है, एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल एक निगेटिव वर्ड है, फिर ये केवल निगेटिव वर्ड है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए आपने यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड से क्वेश्चन का आंसर प्राप्त कर लिया, जबकि पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को हमने डिटेल में नहीं पढ़ा है फिर भी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं। मतलब तार्किक गणितीय, मतलब उसके अंदर तार्किक और गणितीय बुद्धि है तो उस व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं, इसको जरा हमें समझना है और बताना है। पहला देखिए लिखा है ध्वनि ताल शब्दों के प्रति संवेदनशीलता। देखिए भाई गणित वाला है तो ध्वनि ताल से कोई मतलब है नहीं उसका। दृश्य स्थानिक, ये भी कोई मतलब नहीं है। संगीतमय, संगीत का क्या मतलब है तर्क गणित में? हाँ, लास्ट वाला बिल्कुल सही है। पैटर्न को खोजने एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता बच्चे में होती है या व्यक्ति में होती है, जिसकी बुद्धि तार्किक और गणितीय होगी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, वह प्रक्रिया जिसमें या जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहते हैं। मतलब ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे अच्छी अच्छी आदतों को सीखते हैं, कौशलों को सीखते हैं और समाज का जिम्मेदार व्यक्ति या समाज का क्रियाशील व्यक्ति बनाती है, उसे क्या कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, उसे कहेंगे सामाजिकरण। एक सोशलाइजेशन होगा तभी तो बच्चा अच्छा जिम्मेदार नागरिक बनेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। बाकी समावेशन मतलब होता है नए ज्ञान को अपने अंदर ले लेना। मुख्य धारा से जुड़ना मतलब ये होता है जैसे कि अगर कोई शिक्षा विधि चल रही है या कोई शिक्षा प्रणाली चल रही है उससे बच्चा नहीं है तो उसको जोड़ देना। विभेदीकरण मतलब होता है अलगाव करना। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, व्यक्तिगत भिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है। नहीं, दोनों के दोनों होंगे। परिवेशी प्रभाव में पूर्ण रूप से एक व्यक्ति विकास को निर्धारित करते हैं। गलत बात। मानव विकास को न तो आनुवंशिकता न ही पर्यावरण दोनों प्रभावित करते हैं भाई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों की एक जटिल क्रिया के पश्चात या जटिल क्रिया के फलस्वरूप विकास को इफेक्ट या विकास डेवलपमेंट होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में, प्रगतिशील कक्षा मतलब एक ऐसी कक्षा व्यवस्था जिसमें बच्चे को ध्यान में रखते हुए चीज़ें जो बनाई जाती हैं वो बाल विकास, लेकिन बच्चे के प्रोग्रेस को ध्यान में रखते हुए बच्चा आगे क्या कर सकता है या बच्चा किस में टैलेंटेड है उस चीज़ को बढ़ावा दिया जाए तो होता है प्रगतिशील शिक्षा। अब इसमें क्या कह रहा है, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना स्वयं की जाती है, ऐसा होता है। विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से, निष्क्रिय निगेटिव वर्ड हो गया। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है, नहीं।
शिक्षक के निर्देशों के अनुसार बिल्कुल नहीं, बच्चों के अनुसार होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बच्चों के जो ज्ञान की संरचना होती है उसी के द्वारा उसको पढ़ाया जाता है या उसी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। प्रश्न नंबर 12, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? पहला केवल है तो निगेटिव वर्ड हटा दीजिए, केवल है निगेटिव वर्ड हटा दीजिए, न तो संरचनात्मक निगेटिव वर्ड हटा दीजिए। तो सही उत्तर आपका लास्ट वाला हो जाएगा। विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 13 की कह रहा है कि आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादी या आकांक्षा के प्रभाव को कम करने के लिए शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए? मतलब उसको बताया गया है कि देखो बेटा, तुम्हारे जो लोग होते हैं वो कमज़ोर होते ही हैं, वो कभी पढ़ लिख नहीं सकते या ऐसे ही होते हैं। तो इसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षक क्या कर सकता है, उसको हम समझते हैं। पहला, इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा करना, नहीं, अनदेखा नहीं करना चाहिए, गलत बात है। दूसरा, विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता, गलत बात। विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर, गलत बात, क्यों पढ़ाई छुड़वाएंगे। लास्ट ऑप्शन, विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। मतलब उसके सामने ऐसे ऐसे रोल मॉडल या कहानी बताइए जिसमें अनेक अनेक वर्ग के लोग पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़े हों या किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़े हों, जिससे बच्चा मोटिवेट हो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम भी आगे बढ़ सकते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए, समावेशी कक्षा मतलब सिंपल सी बात है, इसमें सभी वर्ग के बच्चों को एक समान मान के पढ़ाना चाहिए। तो चलिए समझते हैं। पहला, यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। बिल्कुल सही बात है। ये मान के चलना चाहिए कि किसी भी वर्ग का बच्चा हो, उसके अंदर ऑटोमेटिक कैपेसिटी होती है सीखने की, सोचने की, समझने की। तो ये तो पहला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी चेक कर लेते हैं। अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति भाव, ऐसा नहीं है भाई, सिखाना दया क्या, उसको मारपीट थोड़ी करना है। बच्चों को अपाहिज बच्चा, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो बोलना ही नहीं है। केवल निगेटिव वर्ड है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बाकी सबके सब गलत है। प्रश्न नंबर 15 की बात करें, क्या कह रहा है? एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। कौन कौन से लक्षण? पहला, पढ़ने के प्रति उसकी चिंता है, शब्दों और अक्षरों को पहचानने में कठिनाई है। फिर कह रहा है कि निम्न स्तरीय प्रणाली का कौशल है, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने और याद करने में उसको कठिनाई हो रही है। तो ये किसके सूचक हैं? पहला, स्वलीन विद्यार्थी के। स्वलीन मतलब जो अपने में तल्लीन रहता है, ऐसा तो है नहीं। सृजनात्मक विद्यार्थी तो ये हो नहीं सकता क्योंकि उसको किसी न किसी प्रकार से कठिनाई हो रही है। अधिगम असक्ता वाले, हाँ ये हो सकता है, बच्चे में थोड़े से विकार हैं, उसको हमें दूर करना है। अधिगम असक्ता मतलब होता है कुछ न कुछ डिसेबिलिटी है बच्चे को सीखने से संबंधित, तो इसको हमें दूर करना पड़ेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। फोर्थ की बात करें तो मानसिक क्षति, ऐसा कुछ नहीं भाई, क्या मंदबुद्धि है क्या वो? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। देखिए आगे हमारा है प्रश्न नंबर 16। एक शिक्षक का समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार बता सकता है या संबोधित कर सकता है? मतलब समावेशी कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उनको वो क्या कर सकता है या कैसे बता सकता है? पहला, आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना, रटने पर बल देना, बिल्कुल नहीं, गलत बात है। विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीके से प्रयोग करना, गलत बात है। देखिए, समावेशी कक्षा में अनेक प्रकार के बच्चे होंगे, सबको आप एक रूप तरीके से नहीं पढ़ा सकते, तो गलत हो जाएगा। अत्यधिक लिखित कार्य देना, ये भी गलत बात है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम को सशक्त पक्षों एवं कमजोर का विश्लेषण करना, उसके बाद उसके हिसाब से विशिष्ट अधिगम उद्देश्य को विकसित करना। ठीक है, पहले आप ये जान लीजिए कि इस एक बच्चे का क्या कमजोर पक्ष है, क्या मजबूत पक्ष है, उसी के अनुसार शिक्षण अधिगम उद्देश्यों को आप डेवलप कीजिए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बात करते हैं प्रश्न नंबर 17। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? मतलब जो क्रिएटिव बच्चे हैं उनको कैसे मोटिवेट कर सकती है? पहला, अपसारी चिंतन पर बल देके। देखिए, अपसारी चिंतन को बढ़ावा तो देना ही चाहिए क्योंकि सृजनात्मकता का सीधा संबंध अपसारी से ही होता है। बाकी अन्य भी हम चेक कर लेते हैं। दूसरा है अभिसारी, नहीं, गलत बात है। अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित देकर तथा मूल विचारों को महत्व देकर।
या देखिए मूल विचार मतलब ये है जो वो लेके आया वही उसको महत्व का, तो ये भी नहीं होगा। विद्यार्थियों को जोखिम लेने एवं चुनौतीपूर्ण का सामना करने हतोत्साहित करके, ये भी गलत बात है। तो पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जब भी डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करेगा या अपसारी चिंतन की बात करेगा तो अपसारी चिंतन का सीधा और सीधा संबंध किससे होता है? क्रिएटिविटी से या सृजनात्मकता से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। जब भी आपको क्वेश्चन में आएगा आप आराम से कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? सार्थक मतलब जो चीज़ें आप सीख रहे हो उसको समझ रहे हो। पहला, बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या बढ़ाना, नहीं। दूसरा, बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा देना, नहीं। निर्देश के लिए केवल निगेटिव ऑर्डर, नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना, यही क्या है? सार्थक अधिगम है। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? पहला, समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, गलत है। क्रियात्मक अनमत्या, एक वस्तु के केवल निगेटिव है, नहीं। प्रतिक्रिया निर्धारण, समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में सीमित रहना, ये भी गलत बात है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, साधन साध्य विश्लेषण करना और समस्या के अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। देखिए आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? पहला, बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये तो है। प्रयोग एवं पर्यवेक्षण, ये भी है। संवाद एवं परिचर्चा, ये भी है। दिए गए ज्ञान को दोहराने पे ध्यान केंद्रित करना, ये हमारा नहीं है, हमको निगेटिव ही पहचानना था। तो दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करने की बात नहीं कही जाती। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 21 को समझते हैं। कह रहा कि शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों को या बच्चों से किस प्रकार बर्ताव कर सकते हैं? जो बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं उनसे शिक्षक को कैसा बर्ताव करना चाहिए? पहला, बच्चों को कक्षा के बाहर जाने के लिए कहना, नहीं भाई ऐसा नहीं है। पूरी कक्षा के सामने बार बार डांटना, ये भी नहीं है। उनसे बात करके उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश कर सकना, ये हो सकता है। ठीक है, उनसे बात करिए और ये जानिए कि वो इंटरेस्टेड क्यों नहीं है, इसको जानना शिक्षक का काम हो सकता है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 22, संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। ज्ञान की संरचना के लिए क्या आवश्यक है? विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, अनुबंधन, दंड या यंत्रवत याद करना। तो देखिए विद्यार्थी का जो यहाँ पे पूर्व ज्ञान है इसकी बहुत आवश्यकता है। अगर आप इसको जान लेंगे तब बच्चे को आराम से नई नई चीज़ें जोड़ के बता सकते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 के बारे में। क्या बोल रहा है? बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? मतलब जो अनेक अनेक घटनाएं होती हैं उसके बारे में बच्चे अपने हिसाब से या अपना ज्ञान सिद्धांत बना लेते हैं। तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला, संवाद के द्वारा बच्चे की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए। अथवा बच्चों के इन विचारों को खारिज करना, नहीं, बच्चे के विचारों को खारिज नहीं करना है, बिल्कुल गलत बात है। बच्चों के सिद्धांतों को अनदेखा, ये भी नहीं करना है। डांटना भी नहीं चाहिए। तो पहला नंबर ही सही हो जाएगा। जो भी उनके संवाद हैं उनको बातचीत के द्वारा उनको चुनौती मतलब जैसे मान लीजिए बच्चा कह रहा है सर जैसे मान लीजिए ये सर ये सेब है, तो अगर मान लीजिए वो आम का पेड़ है तो आप उसे कहिए अच्छा सेब है, कैसे है बेटा जरा बताओ, तो ये नहीं डांटने लगे है गधा कहीं का ये आम है, नहीं। अगर वो सेब कर तो उसे पूछिए बेटा कैसे सेब है, तो वो बताएगा ना कुछ कि सर सेब पीला होता है, लाल होता है, काला होता है, कहीं देखा होगा। तो उससे पूछिए कहाँ आपने देखा। ऐसे करते करते आप उसको सही उत्तर पे लेके जाइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? देखिए संज्ञान एवं संवेग के बीच, संज्ञान और संवेग, पहली चीज़ तो ये है कि ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो चलिए समझते हैं। पहला लिखा है एक दूसरे स्वतंत्र हैं, बिल्कुल नहीं। एक दिशी संवेग संज्ञान को प्रभावित करता है, नहीं। एक दिशी मतलब लिख रहा है कि संवेग संज्ञान को करता है लेकिन संज्ञान संवेग को नहीं करता, ये होता है एक दिशा। ऐसा भी नहीं है, तो दूसरा वाला तीसरा वाला भी गलत हो जाएगा। हाँ, द्विदिशी होता है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और दोनों के प्रति या दोनों के बीच पारस्परिक प्रतिक्रिया होती है, क्रिया होती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
बात करते हैं प्रश्न नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। अच्छा, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। पहला, विद्यार्थी की अभिरुचि बिल्कुल करता है, सामाजिक स्वास्थ्य बिल्कुल करता है, रणनीतियाँ करती हैं, शिक्षक का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ ये भी करता है। तो चारों को चारों प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर 4 मतलब। चलिए अगला प्रश्न समझते हैं क्या बोल रहा है। 26, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पहला, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, लगातार अभ्यास, स्मरण, पुरस्कार, दंड। ये दूसरा दिशा तो कभी नहीं हो सकता। चौथे की बात करें तो लिखा है कि उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध, तो ये भी नहीं होगा। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं ज्ञान के सार्थक संरचना को बढ़ाती हैं। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। कह रहा है कि जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसा कि एक प्रयोग, नियोजन एवं संचालन करना, जो प्रत्यक्ष रूप से उच्च गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि स्टार या बैच प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होगी। मतलब जैसे बच्चा जानता है कि हम अच्छा काम करेंगे सर हमको स्टार देंगे, एक ही काम को बार बार करना चाहता है कि सर हमको ये हमको करने दीजिए, हमको करने दीजिए, तो क्या हो सकता है। पहला, अधिगम के प्रति भौतिकवादी आवृत्ति का विकास, समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना, पुरस्कार के बिना उस गतिविधि में लगे रहना, अन्य लोगों को खुश करने के लिए। तो देखिए इसमें ऐसा तो हमको तो लगता है सब सही है, लेकिन सीडीपी के अनुसार पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अधिगम के प्रति बच्चा भौतिकवादी हो जाएगा। भौतिकवादी मतलब जो उसको मिल रहा है उसी के अनुसार वो काम कर रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बात करें प्रश्न नंबर 28, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। मतलब बाल्यावस्था क्या है। पहला, यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप के समान है, क्या ये हो सकता है। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। यह बच्चे दुष्ट रूप में, नहीं, गलत बात है भाई, ऐसे कैसे। यह बच्चे के शून्य से शुरुआत करते थे, ये भी गलत बात हो गया। तीसरा और चौथा तो तुरंत गलत हो गया। अब बचा पहला और दूसरा। देखिए पहला लिखा है कि यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम के समान है, तो क्या केवल सांस्कृतिक संदर्भ होगा, ये तो होगा नहीं। तो बाल्यावस्था होता है समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के अनुसार ये एक सामाजिक संरचना है। अब सामाजिक संरचना में सब का सब आ जाएगा, उसका सभी पक्ष आ जाएंगे, चाहे मानसिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे शारीरिक हो, सब के सब पक्ष आ जाएंगे। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। मध्य बाल्यावस्था यानी कि उत्तर बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को मैंने 2 स्टेज बताया था, एक पूर्व बाल्यावस्था, जो कि पूर्व बाल्यावस्था हमारा चलता है 3 से 6 वर्ष तक। फिर इसके बाद आता है मध्य बाल्यावस्था या उत्तर, जो कि चलता है 6 से 11 वर्ष तक। तो इसकी क्या विशेषता है। पहला, शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेजी से होता है, क्या ये है। अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता होती, यह है। बच्चे तार्किक रूप से, ये है, तार्किक रूप से बच्चे सोचना प्रारंभ कर देते हैं। और यही जीन पियाजे का तीसरी अवस्था है, मूर्त वाला जो है ना, चीज़ों को जब वो देखेंगे तो सोचेंगे। देखिए जो 0 से 2 होता है शैशवावस्था, उसमें तो बच्चा सोचता समझता नहीं है। जो पूर्व बाल्यावस्था होती है उसमें बच्चा अनुकरण से सीखता है, लोगों का देख देख के। जैसे छोटा बच्चा होता है जो वो, फिर उसके बाद बच्चा तर्क करता है कि मम्मी वो चाँद वहाँ ऊपर लटका कैसे है, तारे चमकते क्यों हैं, दूध क्यों पीते हैं, पानी, ये वो दुनिया भर का क्वेश्चन उठटांग पूछेगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, लास्ट प्रश्न हमारा 30 नंबर, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चे के सामाजिकरण की। देखिए परिवार एवं पास पड़ोस का बच्चे पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सब होती हैं प्राथमिक एजेंसियाँ। प्राथमिक एजेंसी मतलब जिसका प्रभाव बच्चे पर सीधा पड़ता है। ऐसे कारक जिसका प्रभाव बच्चे पर सीधा पड़ता है, डायरेक्ट पड़ता है, उसको हम कहते हैं प्राथमिक एजेंसी। जैसे कि परिवार और पास पड़ोस, ये सब आसपास के हैं। विद्यालय की बात करें, मीडिया की बात करें, सब सेकेंडरी है, क्योंकि बच्चा वहाँ जाके सीखता है और पास पड़ोस और परिवार उसको वहीं मिल जाता है। तो ये सब क्या है, प्राथमिक एजेंसी है। तो ये रही वीडियो दोस्तों 2019 दिसंबर पेपर 2 CDP सेक्शन। इसको हमने समझा और पढ़ा। आपका पेपर नज़दीक है, आपको पेपर के लिए शुभकामनाएं। तो चलिए देखना, अगर हो सकेगा एक वीडियो हम आपको और बताएंगे आपको कुछ चीज़ें माइन्यूट समझाने के लिए। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।